गुड इवनिंग। प्रोबेबिलिटी। जय हिंद। 47 to 51 क्विकली। आई थिंक 46 से कंटिन्यू करना था ना। 49 बहुत बच्चों टाइप क्वेश्चन है। तुमको सम ऑफ एंट्रीज तो 7 है। तुमको ध्यान होगा ऐसे क्वेश्चन मैंने मैट्रिसेस में तुमको कराए थे ना कि एलिमेंट्स। तो तुमको एक थॉट प्रोसेस है कि सर आप किस तरह से अप्रोच करते थे कि एक 9 एलिमेंट का मैट्रिक्स 3x3। तो आप हमेशा क्या करते हो कि आप मान लेते हो कि चलो यार 1 2 3 और ये जो नंबर्स हैं दे आर आइदर 0 और 1। तो आई थिंक आई एम ऑब्टेनिंग E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन E2। E2 तो खैर कुछ ज्यादा ही इजी होगा, है ना, कि सर E2 तो आप रहने दो, वो तो हम आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे कि 7 1 एंड 2 0। तो बच्चा भी बता देगा, नहीं बता दोगे ना। तो ओनली E1 इंटरसेक्शन E2 मतलब कि देर आर 7 1s 2 zeros एंड डिटर्मिनेंट इज 0 ऑल्सो। खोल दो इसको, एक्सपेंड कर दो। एंड सो ऑन। नाउ आई वॉन्ट देयर टू बी देयर आर 2 एलिमेंट्स 0, है ना। तो यार किसी को तो 0 मानो, किसी किसी भी एक नंबर को 0 मानते हैं कि सर मैंने A1 को 0 माना, मान लो। ठीक, अगर मैं A1 को 0 मानता हूं तो जिसको थोड़ा भी दिमाग है वो कहेगा सर आप इन 4 एलिमेंट के बारे में सोचना ही छोड़ दो, क्योंकि ये कुछ भी हो आपका A1 इंटू दिस माइनस दिस ये तो 0 ही आएगा। ठीक, तो A1 मल्टीप्लाइड विद दिस जो भी कॉम्बिनेशन है ना, कि सर ये आपकी वैल्यू। अच्छा, ये A1 B2 C3 लिखना भूल गया क्या। ठीक, ये टर्म तो गारंटी 0 हो गई, गारंटी। ठीक, चाहे ये 4 नंबर कुछ भी हो। ठीक, तो अब मुझको बॉदर करना है फॉर दीज 4। ठीक, अब मुझको एक चीज सोच करके बताओ, अगर तुमने इन 4 में से किसी भी एक नंबर को 0 किया, मान लो कि मुझको एक 0 और कहीं डंप करना है ना। तो अगर किसी ने अटेम्प्ट किया कि सर इन 4 में से किसी को 0 ले सकते हैं क्या, तो जैसे ही तुमने किसी को भी 0 कहा, मान लो B2 को, कोई भी इन 4 में से कोई भी, तो मानते हो जो B2 को कंटेनिंग नंबर है ना, ये 6 नंबर्स में B2 तुमको 2 जगह दिख रहा होगा। एक तो यहां पर यूटिलाइज हो गया और एक B2 तुमको इधर कहीं दिखेगा, लेकिन सिर्फ एक जगह। तुम मानते हो कि सर दैट सेकेंड नंबर वेयर आई फाइंड B2 वो तो 0 हो गया, लेकिन ये जो 3 नंबर हैं, और तुम तो जानते हो कि ये 3 नंबर, अगर ये 3 नंबर 0 नहीं हुए तो क्या होंगे, तो ये 1 होंगे। कि सर ये 1, ये भी 1, ये भी 1, तो आपका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा। बात विजुलाइज हो गई। तो जैसे ही मैंने आउट ऑफ B2 B3 C2 C3
मैंने किसी को भी जीरो किया ना तो तुरंत यू विल गेट टू नो कि सर योर डिटर्मिनेंट बिकम नॉन जीरो, जो कि समझ पा रहे हो डिजायर्ड नहीं है। तो मेरे ख्याल से तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर कि सर वो जो आपका एक सिंगल जीरो है ना वो इनमें से कहीं होगा। ठीक, तो मुद्दे की बात क्या निकल के आई कि सर वो जो आप दो जीरो डंप करने जा रहे हो ना, वो दोनों जीरो या तो एक सिंगल रो में होंगे या एक सिंगल कॉलम में होंगे। दैट्स इट। सोच लो, यू ट्राई एनी अदर नंबर कि सर मैंने B2 को जीरो सोचा था, तो B2 को जीरो लेकर के यू विल गेट टू नो कि दिस नंबर, दिस नंबर, दिस नंबर एंड दिस नंबर, इन चार में से किसी भी एक नंबर को तुमने जीरो किया तो तुम्हारा डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आ पाएगा। तो जीरो डिटर्मिनेंट आने का सिर्फ एकमात्र तरीका है कि अगर तुमने B2 को जीरो किया ना तो जो दूसरा जीरो है वो या तो A2 C2 में होगा या B1 B3 में होगा। कुछ बात दिमाग में गई? डिराइव किया है तो मेरे ख्याल से विजुलाइज हो गया। ठीक है कि सर आपका एक सिंगल रो में दो जीरो होंगे या एक सिंगल कॉलम। बस अब तो तुम किसी एक को मान के कर लो कि सर इन वन रो देयर आर टू जीरोस, तो विच रो 3C1, विच टू नंबर्स, रो में कौन से दो नंबर जीरो हैं 3C2, बाकी के सारे नंबर तो वन वे कि सर दो जीरो डिसाइड कर लिया ना आपने, वन वे में बाकी नंबर। अब तुम जानते हो कि सर ये तो आपने नंबर्स इन सेम रो को जीरो किया था। अबाउट कॉलम, इसका भी आंसर यही आने वाला है। तो मेरे ख्याल से दिस इज योर फेवरेबल वे फॉर E1 इंटरसेक्शन E2। आ गया ना आंसर? हाँ, 49 इज ए वेरी गुड प्रॉब्लम। 49 भाई, प्रोबेबिलिटी में अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं नहीं? यहाँ ऑनलाइन में लोग अपनी प्रिपरेशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, इजी कर रहे हैं, और वहां एग्जाम जो है वो लेवल हाई कर रहा है। लैंग्वेज तो तुमने पढ़ ही लिया होगा नहीं कि सर वो मॉड बी जो है वो एलिमेंट इन बी शो कर रहा है। ठीक है, तो एलिमेंट इन बी लेस देन एलिमेंट इन ए नंबर ऑफ। बढ़िया बात है। इंडिपेंडेंट इवेंट का तात्पर्य तो समझते हो, इंटरसेक्शन बराबर प्रोडक्ट। यहां तक बात बिल्कुल परफेक्ट है। तो बी में एलिमेंट लेस है। ठीक, तो मैंने तो पता क्या किया था, मैंने एलिमेंट इन बी, एलिमेंट इन ए, एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, पूरा केस बना के किया था। क्योंकि तुम जानते हो कि सर वो फॉर्मूला चेक करोगे ना आप, इंटरसेक्शन बराबर प्रोडक्ट। ठीक, तो आई ट्राइड कि चलो बी में देयर इज वन एलिमेंट, बी कंसिस्ट ऑफ वन एलिमेंट, गॉट इट। तो मन में सोचो कि सर ए इंटरसेक्शन बी, कोई भी कहेगा कि सर एक से ज्यादा एलिमेंट तो हो ही नहीं सकता, कंसिस्ट ऑफ वन एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट लिख रहा हूं मैं। अच्छा, जीरो मत बोलना, ठीक है, क्योंकि यार जीरो अगर तुमने बोल दिया कि देयर इज जीरो एलिमेंट तो भाई वो इंडिपेंडेंट इवेंट हो ही नहीं पाएगा कि सर प्रोडक्ट बराबर ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए पी बी, इज इम्पॉसिबल, है ना। तो मन में सोचो सर 1/6 प्रोबेबिलिटी, इसकी भी 1/6 प्रोबेबिलिटी, तो बताओ ए में कितने एलिमेंट होने पड़ेंगे सो दैट पी ए पी बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी। तो जिसको अकल है वो कहेगा सर ए में पूरे 6 एलिमेंट होने पड़ेंगे, 6, 1 से लेकर 6 तक सारे एलिमेंट। समझ गए ना बात को? वो 1 से लेकर 6। ठीक, तो आई थिंक
योर इंडिपेंडेंस इज सेटिस्फाइड। अब इसका नंबर ऑफ वे तुम लोग नहीं लिख पाओगे कि सर नंबर ऑफ वे तो सिंपल है, आप तो बस बी पर कमेंट करो कि देयर इज वन एलिमेंट 6C1, ए इंटरसेक्शन बी में वही एलिमेंट ले लो कि सर विच एवर एलिमेंट बिलोंग टू बी बिलोंग टू इंटरसेक्शन। ठीक, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। नंबर ऑफ वेज लिख रहा हूं मैं। चलो आगे मूव करते हैं। बी कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स। सही। अगर बी कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट तो तुम फिर बुद्धि लगाओ, इंटरसेक्शन से सोचते हैं कि सर देयर इज 1 एलिमेंट, देयर इज 2 एलिमेंट। इसके ऊपर तो नहीं जाओगे कि सर इंटरसेक्शन में 3 एलिमेंट है ना, तो ऐसा मूर्ख तो कोई नहीं होगा यहां पर। अब मुझे लगता है अगर 1 एलिमेंट 2/6 प्रोबेबिलिटी 1/6 प्रोबेबिलिटी है ना, तो व्हाट शुड बी एलिमेंट हियर, नंबर ऑफ एलिमेंट हियर कितने होने पड़ेंगे? दिमाग लगाओ कि सर सिंपल है, आपको प्रोडक्ट बराबर फॉर्मूला लाना है ना, तो 1/6 2/6 तो कितना आ गया 1/2। सर इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 चाहिए, 3 एलिमेंट, बिल्कुल ठीक, 3/6। गॉट इट। अब इसका चलो नंबर ऑफ वे लिखते हैं। ठीक, वैसे इसको भी साथ में निपटा दो, चलो इस केस को पूरा निपटा देते हैं। 2 2 तो यहां तो पूरे 6 होने पड़ेंगे। तुमको लगता नहीं सर इस केस का आंसर बी कंटेन 2 एलिमेंट 6C2? सही। ए इंटरसेक्शन बी कंटेन 1 एलिमेंट 2C1। सर इन दो में से कोई एक। अब मानते हो जो बी है उसके लिए 3 एलिमेंट चाहिए, जिसमें एक एलिमेंट तो कॉमन हो गया, ये जो एलिमेंट है दैट टू बी टेकन इन बी ए। तो 2 मोर एलिमेंट C2 शुड बी आउट ऑफ 4 which do not belong to B। सोच पा रहे हो? और ये केस तो बेकार है कि सर ये तो 6C2, बस 6C2। अब तुमको लगता नहीं कि सर इसके आगे आप हमारे लिए काम छोड़ दो? नहीं, वन 2 3 3/6 1/6 1/3 प्रोबेबिलिटी, यहां 1/3 प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो लोग कहेंगे सर 2/6 प्रोबेबिलिटी। लेकिन यार 2/6 प्रोबेबिलिटी कैसे ले सकते हो? ए के एलिमेंट तो मोर लिखा हुआ था, तो इसका मतलब है ये केस कैंसल्ड। कुछ लोग समझ गए? सर वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज मोर देन बी, बस तो अब यहां से निकालो, खुद से करते जाओ। 2/6 3/6 मतलब 2/3, तो यहां कितने होने पड़ेंगे 4 4/6 है ना, यहां 3 यहां भी 3, तो ये तो बेचारा पूरे 6 ले लेगा। बस अब तो मैच्योरिटी बढ़ गई ना तुम्हारी कि सर तो हो गया यार, तो इजी था क्वेश्चन। 6C3 2 एलिमेंट कॉमन 3C2 4 एलिमेंट, मतलब 2 तो ये हो गए, 2 मोर, वो 2 मोर कौन से होंगे आउट ऑफ 3? कई लोग समझ पा रहे हैं नहीं? 6C3, बस इसके आगे ज्यादा केस नहीं बनते सर। 4 और 5 तक आप जाओगे और इसमें देखना तुम यू आर लकी, सर सिर्फ यही आता है बस 6 6 1 एलिमेंट। सही है ना? आते ही नहीं, इसके अलावा केस आते ही नहीं है ना कि सर सारे एलिमेंट कॉमन होने पड़ेंगे। 4/6 5/6, गलत तो नहीं बोला मैंने? (52 से 56) 52 विल बी माई लास्ट प्रॉब्लम, ठीक है ना? अभी 52 को छोड़ के सारे पूछो, क्योंकि मैंने कहा था ना कि एक क्वेश्चन आईआईटी ने दिया था नॉट टू अटेम्प्ट, ठीक है?
तो 54, अरे नहीं 54 तो लल्लू क्वेश्चन था, ठीक है ना। अप टू 56 काफी आसान थे। फिफ्टी थ्री ऑल्सो इज इजी है। आई थिंक पहला स्टेटमेंट तो समझ गए, ई एंड एफ नॉट जी। तो जो समझदार लोग हैं दे अंडरस्टूड कि सर ई इंटरसेक्शन एफ में घटा दीजिए, ओनली ई एंड एफ, यही हुआ ना, बस तो प्रॉब्लम हो गया। वो कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझते हो ना, नॉट, नॉट को एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट भी लोग लिख देते हैं, ठीक है ना, एक ही बात है। और इसको ऐसे भी लिख देते हैं लोग, हालांकि आईआईटी इस नोटेशन को यूज कम करता है कि लोग कंफ्यूज ना हो जाएं कहीं कंडीशनल आइडेंटिटी के सिंबल से, ठीक है ना। तो इस सिंबल को तो आईआईटी अवॉइड करता है। तो ई इंटरसेक्शन एफ, पीई पीएफ, मुझे बताओ तुमको किस में इंटरेस्ट है? तुमको हाईएस्ट वैल्यू में इंटरेस्ट है ना, कि सर इसकी मैक्स वैल्यू, ये तो नोन है 1/10, इसकी हाईएस्ट वैल्यू इमेजिन करो ना। तो जो समझदार लोग हैं वो कहेंगे कि सर जो इंटरसेक्शन दोनों में जो स्मॉलर आंसर है आउट ऑफ पीई आउट ऑफ पीएफ, उसके स्मॉलर आंसर से भी या तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी लेस होगी, एट द मोस्ट इक्वल होगी। तो जो समझदार लोग हैं दे अंडरस्टूड कि सर 1/8, मैंने सही लिखा ना? अरे 1/8 मेरे ख्याल से लेस नंबर होता है ना, तो इंटरसेक्शन इज गोइंग टू बी लेस इक्वल टू 1/8। ये तो मैंने वैल्यू पुट कर दी। तो मुझे लगता है इस आइडिया से तुम्हारे दो ऑप्शन तो फट से हो गए कि सर वो बी वाला ऑप्शन आप मत बताओ, ठीक। तो बी नहीं बता रहा, जैसा तुमने कहा, तुम्हारी बात मान ली मैंने। अब बात आती है यूनियन की। तो यूनियन के लिए तुम लोगों ने फॉर्मूला बढ़िया सा सीखा है ना, सिग्मा पीई ई इंटरसेक्शन एफ, है ना, सीखा है ना। तो वैल्यू पुट करते जाओ यार, सिग्मा पीई आई डोंट नो कितना आएगा। देखना इसमें कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा था कि सर ये जो आंसर है ना, यही उसने लिखा था ना 13/24। देखना यही आता है क्या, ये जो वैल्यू है? हाँ बोल दो जल्दी कि सर हाँ यही 13/24 आया था। सही कह रहा हूं ना? तो तुम तो जानते हो ना कि योर यूनियन, राइट, अभी तो इसमें तुम जानते हो कि सर वो सिग्मा पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस, तो तुम्हारा टारगेट ये आंसर है। तो दिस क्वांटिटी आई कलेक्टेड टुगेदर। अब मुझको सोच करके बताओ, डोंट यू फाइंड कि सर ये जो नंबर है ये गारंटी ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, गारंटी। इसको तो तुम यूनियन वो सेट में रिकॉग्नाइज करते हो ना कि सर ए इंटरसेक्शन बी दिस दिस एंड दिस में आप इस क्वांटिटी को घटा रहे हो, ये तो क्वांटिटी सिर्फ इतना रीजन है ना। तो अनडाउटेडली ये नंबर नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है तुम्हारा 13/24 तो आंसर आ गया कि ग्रेटर इक्वल टू 0, तो डेफिनेटली लेस इक्वल टू। और अगर ये आंसर आ गया तो तुम्हारा वो डी ऑप्शन भी हो गया, क्योंकि मेरे ख्याल से नन अकर, तो नन अकर जो है, अगर ये मैक्सिमम 13/24 है तो जो नन अकर है ना
वो मिनिमम 11/24 होगा कि सर 11/24 से बड़ा, लेकिन तुम समझ रहे हो सर तो बुद्धू बना दिया। 11/24 जो है 5/12 से बड़ा नंबर है, सही है ना। तो डी ऑप्शन इज रॉन्ग। अप टू 59 जल्दी ओवर करो, फिर 52 बताता हूं क्विकली। अप टू 59 ओवर, ओवर, वेरी गुड। बेस्ट अप्रोच ऑफ 58। तुम लोग को इस बात को जानकर खुशी होगी कि जो 58 प्रॉब्लम है ना, जो लोग ब्लैक बुक करेंगे तो दे विल फाइंड कि सर ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपकी किताब में पैराग्राफ में रखा हुआ है। 58 प्रॉब्लम, सेम आइडिया, ठीक है ना। और फिर इसी आइडिया को मैंने येलो बुक में भी डाल रखा है, और ब्लैक बुक में तो शायद एक और इंटीजर में भी डाला हुआ है, सेम थॉट। इसमें से कोई सा भी एक बताता हूं जो मेरी श्रद्धा हो, है ना। चलो फोर्थ पार्ट लोग पूछ रहे हैं, तो x3 मोर देन y3 मतलब 3 गेम के बाद स्कोर, P1 का स्कोर शुड बी मोर, है ना, यही है ना क्वेश्चन। हाँ, P1 का स्कोर आफ्टर 3 गेम्स। तो इसको मैं x3 एक कॉमन सेंस से सोचो कि सर P1 या तो P1 का स्कोर ज्यादा होगा या P2 का स्कोर ज्यादा होगा, है ना, या दोनों का स्कोर इक्वल होगा। क्या तुमको ऐसा लगता नहीं कि सर P1 का स्कोर इज मोर देन P2 या P1 का स्कोर इज लेस देन P2, ये दोनों बराबर होंगे। सोचो इस बात को, विजुलाइज करो, है ना, कि हाँ सर हो गया, विजुलाइज हो गया। तो अगर मैं दोनों के स्कोर इक्वल को घटा दूं तो मानते हो ये रिप्लाई है आइदर x3 इज मोर और x3 इज लेस, लेकिन वो दोनों बराबर हैं, तो मानते हो आंसर टू माय प्रॉब्लम विल बी दिस। ये आंसर होगा मेरे क्वेश्चन का फॉर डी पार्ट, है ना। तो बेसिकली लोग समझ गए कि सर थर्ड पार्ट हमसे बन गया था और आपसे हमने फोर्थ पूछा है, तो यार थर्ड बन गया था तो ये फोर्थ का आंसर हो गया, सही है। x3 बराबर y3, सोचो 3 मैच में, तो एक मैच प्लेयर जीत गया 5 पॉइंट आए, एक मैच प्लेयर हार गया 0 पॉइंट आए, मानते दोनों के स्कोर बराबर हो गए। अब कोई ये तो नहीं कहेगा सर 2 मैच जीत गया, अरे यार 2 मैच जीत गया ना तो फिर स्कोर बराबर नहीं हो पाएगा, समझ गए। तो एक मैच टाई हो गया, टाई, ठीक, या फिर सर तीनों टाई हो गए। लेकिन अब जो समझदार लोग हैं दे विल से कि सर इसमें आप प्रोबेबिलिटी कर दीजिए कि गेट स्कोर मोर, सर ज्यादा स्कोर आ गया, तो ज्यादा स्कोर की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, ज्यादा स्कोर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी भाई, 5 स्कोर 5 स्कोर तब ना जब वो ज्यादा स्कोर लाएगा। तो ये ज्यादा स्कोर लाने के लिए क्या फिर से यही लॉजिक लगाऊं, सेम लॉजिक लगाऊं कि सर दोनों का स्कोर इक्वल या P1 का स्कोर मोर या P1 का स्कोर लेस, है ना। तो इक्वल का स्कोर लाते हैं, इक्वल का स्कोर। तो एक काम करो, जो प्लेयर 1 है मैं प्लेयर 1 बराबर प्लेयर 2 कर रहा हूं, तो प्लेयर 1 का कुछ भी थ्रो आया विथ प्रोबेबिलिटी 1 कि सर P1 गॉट एनीथिंग, ठीक। तो अगर यू आर इंटरेस्टेड कि P2 और P1 बराबर स्कोर लाए, तो वॉट एवर नंबर P1 रोल वही सेम नंबर P2 को भी रोल करना पड़ेगा। तो मानते हो 1/6 प्रोबेबिलिटी,
ये है प्रोबेबिलिटी बोथ थ्रो इक्वल। बुद्धि लगाओ, आ गई होगी बात कि सर एक थ्रो में दोनों का स्कोर इक्वल आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है ना, क्योंकि एक प्लेयर ने कुछ भी 1 प्रोबेबिलिटी कुछ भी थ्रो कर दिया, तो वही स्कोर मुझे अगले को भी देना पड़ेगा 1/6। अब जो समझदार लोग हैं वो कहेंगे सर इक्वल के स्कोर को घटा दीजिए, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई आइदर प्लेयर 1 ऑब्टेन मोर और प्लेयर 1 ऑब्टेन लेस। तो यू आर इंटरेस्टेड कि सर प्लेयर 1 ऑब्टेन मोर, तो उसका आंसर ये रहा। तो समझ गए ना कि सर स्कोर मोर आने की प्रोबेबिलिटी ये है, स्कोर लेस आने की प्रोबेबिलिटी वो भी यही है, और स्कोर इक्वल आने की प्रोबेबिलिटी है ना इक्वल, तो इक्वल की प्रोबेबिलिटी तो ये है ना टाई 1/6। समझ पा रहे हो? ठीक। लेकिन अब मानते हो सर इसमें आपने मैचेस बताए नहीं, कौन सा मैच P1 जीतेगा, कौन सा P2 जीतेगा, कौन सा टाई होगा। तो लोग समझदार हैं, 3 फैक्टोरियल नंबर ऑफ केसेस कौन करेगा, ये तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगी हुई है भाई। सही है। और फिर अब तो तुम समझ गए कि सर ये तो बेकार है, बस 1/6 क्यूब इजी। तो ये आइडिया तुमको पैराग्राफ में देखने को मिलेगा व्हेन यू सॉल्व ब्लैक बुक। ओके, कि सर दिस वाज नॉट अ न्यू आइडिया। देखते ही जो लोग ब्लैक बुक करके गए उनको फायदा हो गया होगा नहीं कि अरे यार ये तो देखा हुआ पैटर्न का क्वेश्चन आ गया। और कई अनफॉर्चुनेट लोग होते हैं जो देखे हुए सवाल भी नहीं देखे हुए जैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है ना। 52 प्रॉब्लम राइट। ओके, चलो भाई डिस्कशन एंड करें जल्दी। ये ध्यान रखना, ये मैंने आंसर किसका निकाला था, ये मैंने इक्वल का आंसर निकाला था। तो वो आंसर जो मैं कर रहा था 1 माइनस इक्वल हाफ है ना। हाँ 52। मैंने कहा ना ये अगर ऐसे क्वेश्चन तुम लोग ना भी करो तो कोई खास बात नहीं है। E1 मेरा खुद का ही दिमाग खराब हो गया था बिल्कुल, है ना, कि ऐसे कोई क्वेश्चन देता है क्या। ठीक, 2 एलिमेंट्स सेलेक्टेड फ्रॉम E1, 2 एलिमेंट सेलेक्ट किए, वन टू सेलेक्ट हो गया, 1 3 सेलेक्ट हो गया, 2 3 सेलेक्ट हो गया। अब इसमें याद भी रखना बड़ा टफ काम है कि सर ये जो सेट आपने लिखा है इसका नाम क्या है। इसका नाम है S1, दिस इज योर S1, दिस इज योर S1, दिस इज योर S1। चाहो तो प्रोबेबिलिटी भी लिख सकते हो कि सर 1/3 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तीनों केसेस की रैंडमली किया ना। अब कह रहा है E2 इज E1 माइनस S1, साइमल्टेनियसली E2 लिख लेते हैं कि सर इन दिस केस योर E2 इज E1 माइनस S1, 3 2 1। कुछ लोग समझ पा रहे हैं। अब कह रहा है F2 इज F1 यूनियन S1, F1 F2 F1 यूनियन S1, 1 2 3 4। वन थ्री फोर। बहुत हाई पेशेंस का प्रॉब्लम था ये।
1 2 3 4 सही। ठीक। अब कह रहा है नाउ 2 एलिमेंट्स आर चोजन एट रैंडम। फिर से कि सर ये फिर प्रोबेबिलिटी की बात आ गई। यहां पर प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व हुई थी S1 को बनाते वक्त, अब S2 बना रहे हैं तो S2 2 एलिमेंट्स फ्रॉम F2। यहां से 2 एलिमेंट अंडरलाइन कर रहा हूं ताकि मुझे याद रहे कि 2 एलिमेंट मैंने कहां से लिए थे। ठीक। अब एक्चुअली इस क्वेश्चन का एंड पढ़ना बहुत जरूरी था, मालूम है। मतलब इस क्वेश्चन की सबसे खराब बात यही है कि भूल जा रहे हैं कि क्या किया था, क्या फाइंड करना है, ये भूल जा रहे हैं, इतना ज्यादा कुछ है। तो इसमें E1 बराबर E3 लाना है तुमको, ठीक है। E1 बराबर E3, ये E1 है और E3 तुम्हारा फाइनल स्टेप होने वाला है कि सर E3 जो है ना यहां पर सेट बनेगा, फिर कुछ करेंगे। ठीक, चलो अच्छा अभी लिखता हूं मैं। तो F2 दो इधर से 2 एलिमेंट, नाउ 2 एलिमेंट इफ आई ड्रॉ, तो अल्टीमेटली ये जो भी सेट बनेगा इसका नाम है, इसका नेम क्या था, S2। ये S2 फॉर्म होगा, ठीक है, बाय टेकिंग 2 एलिमेंट्स। और फिर आप S2 का G1 के साथ यूनियन लोगे, ठीक है। और फिर जब G2 आ जाएगा तो G2 से फिर 2 एलिमेंट निकाले जाएंगे जिसको S2 कहा जाएगा, और फिर उस S3 कहा जाएगा। फिर S3 का यूनियन E2 से, इसके साथ यूनियन, और उसे बराबर E1 लाना है। तो मेरे ख्याल से 1 में मेरा इंटरेस्ट है कि सर इसका यूनियन लेकर के 1 2 3 लाना है। तो मेरा सारा ध्यान 1,2 पर है कि 2 एलिमेंट जो है वो 1,2 आने चाहिए। 1,2 यूनियन 1 2 3 1 2 3। तो जब तुमने यहां 2 एलिमेंट सेलेक्ट किए ना, तो मैंने केसेस में बात की कि वो 2 एलिमेंट में 1 कंटेंट है, 1 कंटेंट नहीं है। देयर इज नो 1। सही। बुद्धि लगा के सोचो कि सर ऐसे कितने केसेस होंगे जिनमें 1 विल बी देयर। तो योर आंसर विल बी 3 कि सर आप 2 एलिमेंट ले रहे थे ना, तो एक तो 1 आ गया, दूसरा एलिमेंट 3C1 में। तो चलो तुमको प्रोबेबिलिटी भी बता देता हूं। 3/6 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस केस, 1 इज देयर। गॉट इट। 1 इज नॉट देयर, उसकी प्रोबेबिलिटी भी सेम सर 3/6, 4C2 है ना। अब आप क्या कर रहे हो, अगर आपका S2 ये सेट है जिसमें 1 इज देयर, तो आप S2 का यूनियन लेते हो G1 के साथ। G1 ये टॉप में लिखा है, 2 3 4 5 के साथ यूनियन। तो जब 1 विल बी देयर तो आपका जो G2 है, इसको G2 नाम बोला है ना, G2 दैट बिकम 1 2 3 4 5। आई थिंक कुछ लोग समझ गए कि सर यूनियन विद दिस, जबकि यहां पर G2 कितना आएगा इन दिस केस, नॉट 1 सर 2 3 4 5 आएगा। मानते हो ये केस तुम्हारे लिए बेकार हो गया है ना, क्योंकि सर जब 1 है ही नहीं तो आप 1 का इसके साथ यूनियन लेके आप कभी भी इवन बना ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। ये G2 है। अब हम G2 से क्या करते हैं, अच्छा सारे केसेस पहले फिल कर दूं, वरना तुम जान रहे हो सर भूल जाएंगे अपन कि क्या था डेटा। पहले सबको फिल कर लेते हैं। आई एम टेकिंग 2 एलिमेंट्स, तो 1 इज देयर 1 इज नॉट देयर, है ना। बड़ा ध्यान देके चल रहा हूं कि सर 2 के साथ यूनियन लेने में आपका इंटरेस्ट है। तो इफ 1 इज देयर S2
अब की बार प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1 इज देयर की एंड 1 इज नॉट देयर। तो मेरे ख्याल से बताओ भाई 1 इज देयर, तो जिनको थोड़ी सी भी बुद्धि है वो कहेंगे सर 2C1 वे, एक एलिमेंट तो 1 हो गया, दूसरा 2C1, 1 तो 2/3 प्रोबेबिलिटी। सही कहा ना, 3C2 एनी 2 एलिमेंट्स, और इस केस की प्रोबेबिलिटी 1/3। अब अगर 1 इज देयर तो सेट का यूनियन G2, इसका यूनियन लेना था मुझे G1 के साथ, है ना। लोग समझ पा रहे हैं कि सर आप 1 नॉट 1 क्यों कर रहे हो, 1 नॉट 1 इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके साथ यूनियन लेना है, ठीक है। तो यार 2 3 4 5 तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो ओनली बॉदर अबाउट 1। तो इन दिस केस योर G2 is again 1 2 3 4 5. In this case your G2 is only 2 3 4 5. मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ पा रहे हैं, सही। बस यहां भी फिर वही बात, S2 contain 1, S2 do not contain 1. Now again S2 containing 1, 3C1 out of 4C2, 3/6, 3/6, I think 1 मतलब 1 पूरा, 1 2 3 4 5 G2, और यहां 2 3 4 5 ओनली। कुछ समझदार लोग समझ पा रहे हैं ना मेरी बात। अब मुझे लगता है कि G2 तक तो मैं पहुंच गया, अब G2 से मुझको करना है 2 एलिमेंट्स फाइनली। चलो अब इसके बाद ड्रॉ नहीं कराएगा। 2 एलिमेंट्स आर चोजन फ्रॉम G2, 2 एलिमेंट्स चोजन। क्या फिर से मुझको कुछ यूनियन करने की जरूरत है कि सर एलिमेंट G2 से चूज करेंगे उसको S3 बोलेंगे, S3, S3, है ना। और आप ये जो भी S3 बनेगा उसका आप E2 से यूनियन लोगे। E2 कौन है, 3। तो मानते हो अब तुम्हारा सारा ध्यान कि सर आप सिर्फ उस S3 पर ध्यान दो जिसमें 1 2 इज देयर। तो चिंता मत करो, यहां पर मुझे ये टोटल 10 केसेस बनेंगे कि सर ये S3 के देयर आर 10 ऑप्शंस। अब S3 पर आप प्रॉब्लम को एंड करते हैं। तो मानते हो यू आर इंटरेस्टेड कि वॉट एवर 2 एलिमेंट्स आर देयर, यूनियन विद दिस बिकम 1 2 3। तो मानते हो कि सर ओनली 1 2, 1,2। तो अब एक एक केस करके प्रॉब्लम खत्म करते हैं। कि आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि E1 बराबर E3 है, दिस इज गिवन। तो मैं पहले गिवन की प्रोबेबिलिटी लिखवा रहा हूं। तो पहले इस केस को फिनिश करें, तो 1/3, फिर इसमें तुम इस केस में घुसे 3/6। अब यहां पर तुम यहां आ गए तो तुम समझ पा रहे हो कि सर ओनली 1 फेवरेबल, दैट इज 1,2 अपॉन 5C2। कुछ लोग समझ रहे हैं बात को। और अब इस केस पर आते हैं, तो मुझे लगता है G2 इसमें तो आएगा ही नहीं कि सर ये केस तो 0, क्योंकि आपका 1,2 आएगा ही नहीं। तो ये केस कंप्लीटली ओवर, है ना, ये केस पूरा खत्म। अब हम इधर आते हैं, तो आई गेस लेट मी टॉक फर्स्ट दिस। तो 1/3, then 2/3. Now here you are only interested कि सर 1/3, यहां पर 1/3 आना पड़ेगा नहीं। तो 1/3, 1 5C2। अब इस केस में आओ, तो यहां तो देर इज नो 1। कुछ लोग समझ पा रहे हैं ना कि सर 1,3, तो 1,3 तो आएगा ही नहीं, तो ये केस भी खत्म हो गया। तो मैंने ये केस निपटा दिया, मैंने ये केस निपटा दिया। अब हम इधर आ रहे हैं, 1/3,
नाउ आई मूव टू दिस केस 3/6. यूनियन विथ 1, तो मानते हो 2 3 दैट इज 1/5c2. अब जरा इस केस में आते हैं. मानते हो इस केस से भी आंसर आ रहा है कि सर 2 3, यहां भी आपको 2 3 मिल जाएगा. तो कुछ लोग समझ पा रहे हैं 1/3, 3/6. अरे इस केस में चला गया और 2,3 1/4c2. मेरे ख्याल से लोग इंटेलिजेंटली कर लेंगे सर यहां 5 है, यहां तो सिर्फ 4 है. 4c2 राइट. तो बहुत ही गंदा क्वेश्चन था कि सर ये रहा आपका गिवन, और अब मुझको लगता है कि फेवरेबल का मतलब है, आई थिंक तुम किस में इंटरेस्टेड थे? फेवरेबल में. कहां चला गया? S1 इज 1,2. तो 1,2 तो ये केस है ना, तो इसका आंसर तो ये है ना कि सर ये है. तो बस न्यूमरेटर इज व्हाट 1/3, 3/6, 5c2 इज द करेक्ट आंसर. मैंने तो पहले ही कहा था, ठीक है ना. ये बात तो मैंने पहले ही कह दिया था. वैसे भी एग्जाम के प्रेशर में है ना, इस सवाल का तो सिर्फ एक ही सही वक्त था, वो था जब पेपर एंड हो गया, सब पेपर खत्म करके जब बैठ गए कि अभी भी समय बचा है तो चलो इसे अटेम्प्ट कर लेते हैं. बस इसके अलावा और कोई सही वक्त नहीं था टू डू दिस प्रॉब्लम. 5 seconds quickly. I think discussion over, right? हटा दूं? कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 क्वेश्चन थे. ओके क्या थे वो क्वेश्चन भाई? याद करने दो मुझे. क्या दे दिया था? अच्छा √2 है ना, √2 से 4 सही कहा ना मैंने. वो 1 माइनस मॉड z, हाँ कुछ याद आ रहा है मुझे. एंड 1 प्लस z² मॉड है ना. कॉम्प्लेक्स नंबर इज माय फेवरेट चैप्टर है ना. I started teaching mathematics है ना. मेरा वेरी फर्स्ट चैप्टर विच आई टॉट was complex number. √2 से 4 है ना. यार ये आधा सॉल्यूशन तो मैंने दे ही दिया था. तो लोग समझ गए कि सर ये तो कर दिया था आपने है ना, कि सर वो ज्योमेट्री से आप कुछ बता रहे थे. सर्किल पर पॉइंट e⁻I थीटा का मतलब है मेकिंग एंगल थीटा. तो डिस्टेंस फ्रॉम 1 तो चलो हो गया, 2 sin θ/2. और थीटा जो लोग समझदार लोग हैं वो कहेंगे सर अननेसेसरी थीटा को ऑल रियल मत लिखो, सिर्फ उतना थीटा लो ना जिससे पूरा सर्किल कवर हो जाए, हम उसके बियॉन्ड क्यों जाएं.
तो अगर मैं 0 से 2 पाई अगर एज्यूम करता हूं तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक कह रहे हो सम्यक, बस तुम मॉड नहीं लगाया तुमने। तो एक्चुअली मानते हो सर साइन थीटा बाई 2 पर आपको मॉड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो 0 से पाई के बिटवीन हो गया। आंसर इज करेक्ट। अब जो समझदार लोग हैं दे विल से कि सर ये क्वांटिटी डिस्टेंस फ्रॉम -1, मानते हो जेड स्क्वायर का जो आर्ग्यूमेंट है वो 2 थीटा हो गया। सही कह रहा हूं? ई की पावर आई थीटा, ई की पावर आई 2 थीटा, ये रहा जेड स्क्वायर। अब तुम तो जानते हो कि सर आप कॉर्ड की लेंथ निकालने में तो एक्सपर्टाइज है हमारा, नहीं कि यार पॉइंट का डिस्टेंस तो सेंटर से परपेंडिकुलर, कॉर्ड बाइसेक्ट, ये टोटल एंगल 2 थीटा, तो ये एंगल पाई माइनस 2 थीटा, बाइसेक्टेड पाई बाई 2 माइनस थीटा। सही है ना? तो वन वन साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। अरे यार साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। लेकिन अब जो थोड़े से समझदार लोग हैं वो कहेंगे सर कॉस थीटा नेगेटिव भी आ सकता है ना? तो आप इसके ऊपर मॉड लगा दो। तो योर प्रॉब्लम बिकम दिस। ठीक। अब जो थोड़ा सा इंटेलिजेंट लोग हैं वो कहेंगे सर आप रेंज का सवाल हमसे पूछ रहे हो, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन थीटा बिलोंग्स टू। लेकिन कई लोग इस बात को विजुलाइज कर रहे हैं कि सर ये मॉड की वजह से मुझे दिक्कत आ रही है, तो यार मॉड को खोल के कर लो। मॉड को खोलना तो आता ही होगा ना, 0 से पाई बाई 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यार ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, फ्रैंकली स्पीकिंग अब मुझे इसके आगे बताने का बिल्कुल मन नहीं है ना? कि सर आप ये छोड़ भी दो ना, हमारे लिए कुछ तो हमने भी सीखा ही होगा। अब तक ट्रिगो इतनी पढ़ चुके हैं, क्या हम लोग क्या कल ही कॉपी करने के लिए बैठे हैं क्या? तो एग्जाम होने के बाद क्या हम लोग सर खाली सॉल्यूशन की देखेंगे क्या? और अगर देखेंगे तो क्यों देखेंगे, जब अटेम्प्ट ही खत्म हो जाएंगे तो अब सॉल्यूशन किसके लिए देखना, नहीं? और या फिर कि नहीं सर हम तो ड्रॉप लेके कर लेंगे। अरे जो बात 2 साल में नहीं निपटा पाए वो 1 साल में कैसे निपटाएंगे? ठीक है ना? कि 2 साल तैयारी की थी, जीरो से पाई बाई 2। यही तो सोचेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री बढ़िया वाले लोग तो कहेंगे सर इसको 2 साइन स्क्वायर लिख करके खत्म करिए। बस अब थीटा बाई 2, 0 से पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 से पाई। बस ठीक है। तो साइन थीटा बाई 2 ओनली 0 से 1/√2 है ना? कि सर बस इतना। 3 पाई बाई 4 से पाई में भी आई थिंक यही वैल्यू आती है। तो 0 से 1/√2, अरे इसको टी मन में पढ़ के करो। और आई थिंक जो थोड़ा सा इंटेलिजेंट सोच रखते हैं वो कहेंगे सर आप पूरी रेंज की मत बॉदर करो, आप ना मुझको हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू पे कॉन्सेंट्रेट करो। चलो अच्छा रेंज ही बता देता हूं, हटाओ। मानते हो इसको मैंने टी पढ़ लिया, अरे साइन थीटा बाई 2 बेचारे को टी पढ़ लिया, टी। तो ये डाउनवर्ड पैराबोला है ना, डाउनवर्ड पैराबोला। और इसका वर्टेक्स है हाफ, एट हाफ 1/2 कॉमा। मानते हो तुम्हारा जो इंटरवल है 0 से 1/√2,
कुछ लोगों को 1/√2 की वैल्यू रफली याद होगी कि सर 0.707। तो मानते हो ये जो हाफ वर्टेक्स है ये तुम्हारे इंटरवल में आ गया है ना। तुम पैराबोला को ऑब्जर्व कर रहे थे फ्रॉम 0 टू 1/√2। तुमको तो पता है ना सर वर्टेक्स के अबाउट सिमेट्री होती है, तो आई थिंक दिस नंबर इज नियर टू वर्टेक्स। तो आपकी जो रेंज आएगी उसकी लोएस्ट वैल्यू जो 0 पर वैल्यू आ रही है वो लोएस्ट वैल्यू होगी, और हाईएस्ट वैल्यू तो हाफ पुट करने से आ रही है। टी मतलब साइन थीटा बाई 2। तो आई थिंक 0 रख करके ये वैल्यू आ गई 1 है ना, और हाफ रखने से आ गई पता नहीं कितनी आ गई, 2 इंटू, बताओ भाई कितनी आ गई। कहां गलती हुई है, 2 मॉड कॉस होगा। अच्छा 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 2 लगाना भूल गया। ठीक है ठीक है ठीक है, वो ओनली मॉड कॉस लिख दिया जबकि 2 था। ओके ठीक ठीक, थैंक यू। तो अभी क्या हो गया, सही, ठीक है ना। अब तो चेंज आ गया भाई, नया अपडेट आ गया कि सर सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया सर, ठीक है ना। तो पैराबोला डाउनवर्ड अगेन, इस बार वर्टेक्स क्या है, इस बार वर्टेक्स है, अरे यार कोई बताओ भाई, वर्टेक्स डाउनवर्ड पैराबोला की वर्टेक्स कहां पर है, 1 पर, 1 पर है क्या, नहीं नहीं गलत बोल दिया, दिमाग काम नहीं कर रहा, रुक जाओ। 1 माइनस 2t इंटू टी, वन बाई 4 पर, अभी सही है कि सर 1/4 पर वर्टेक्स है। तो तुम्हारे इंटरवल में 1/4 है, अभी भी है, तो 1/4 पुट करो भाई, हाफ 2 1/16, अब कितना आ गया, 2 + 3/4, 2 + 3/4 कितना होता है, कुछ तो गलत कर रहा हूं है ना, नहीं 2 + 1/4, सॉरी 9/4। और वर्टेक्स से अवे कौन है, ये 0.25, मेरे ख्याल से अब की बार जो अवे है वो है 1/√2। सर 1/√2 इज अवे, सही कह रहा हूं ना, 1/√2 अवे है, तो 1/√2 पुट करके निकालो भाई, 2/√2 + 2 4/2, दैट इज √2। ओ आंसर आ गया कि सर यही आंसर है, √2 यही सबसे छोटी वैल्यू है ना। ओके तो योर रेंज इज √2 से 9/4। कुछ लोग समझ रहे हैं, ठीक, कि कोई डिफरेंशिएशन वगैरह कुछ नहीं है ना। मैंने तो कहा ही था कैलकुलस को जितना अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे उतना कैलकुलस आसान है ना, कहाँ d/d थीटा के चक्कर में पड़ रहे हो कि सर डिफरेंशिएट करके मैक्सिमा निकालूंगा मिनिमा निकालूंगा, है ना। ओके नाउ कमिंग टू दिस, तो आई गेस दिस टाइम इट इज अपवर्ड पैराबोला, हटा दो इसको, सर काम खत्म हो गया, कंफ्यूजन करेगा है ना, तुरंत कंफ्यूजन सारे हटा दो। अपवर्ड पैराबोला, this time your vertex is where 1 + 2t t minus half 0 minus 1/4, and what about t, this time sin theta by 2 belong to
π/4 से लेकर 3π/4, मेरे ख्याल से sin θ/2 बिलोंग टू 1/√2 से लेकर 1। सही है। अरे अगर मैं क्लोज भी लिख लूं तो किसी को तकलीफ थोड़ी है। समझ में आ रही है ना बात? तो मानते हो कि सर पैराबोला आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, तो 1/√2 आपको लोएस्ट देगा और 1 आपको हाईएस्ट देगा। तो 1/√2 पुट करो भाई, मेरे ख्याल से फिर से वही वैल्यू आएगी क्या? हाँ, 2 कट गया, ये √2 फिर आ गया, √2 और 1 रख करके हाईएस्ट 2 -2 +4। सही है ना? कैलकुलेशन ठीक है? तो मानते हो दोनों की रेंज का यूनियन आंसर होगा भाई। फ्रॉम दिस केस योर फंक्शन टेक्स वैल्यू, फ्रॉम दिस केस योर फंक्शन टेक्स वैल्यू, व्हाट इज द कंप्लीट रेंज? यूनियन ऑफ देम। तो देयर यूनियन इज दिस। तो मेरे ख्याल से गॉट द आंसर कि योर फंक्शन टेक्स √2 से 4। अब अपना तुमको फर्स्ट सॉल्यूशन बताता हूं जो मैंने जब सॉल्व किया था। तो मेरा पहला जो सॉल्यूशन था, फिर बाद में मैंने इसको ट्रिग्नोमेट्री से किया कि यार ये mod z1 दिया है तो चलो इसको ट्रिग्नो से करते हैं, ठीक। लेकिन मेरा जो पहला थॉट प्रोसेस था वो बताता हूं। मैंने पहले इसको क्या किया था, ये 1 - z है ना, मैंने स्क्वायरिंग कर दी। 1 - z 1 - z बार, ओपन करो। 1 + 1 2 -z z बार माइनस ऑफ z + z बार। मानते हो z + z बार 2 टाइम्स रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट को कुछ x बोल दिया, सही। मानते हो mod z1, तो जो सर्किल का पॉइंट रियल पार्ट के बारे में सोच सकते हो सर, -1 से 1 लाई करेगा। तो ये जो तुम्हारा पहला टर्म है ये कन्वर्ट हो गया 2 - 2x √। सही है, √, लेना पड़ेगा ना यार। एंड x अभी लिख दूंगा, x बिलोंग्स टू। नाउ सिमिलर थिंकिंग आई अप्लाइड फॉर दिस। z बार करो, 1 1 z² z बार स्क्वायर। तो तुम समझ पा रहे हो कि सर इसको भी z + z बार कन्वर्ट करो, होल स्क्वायर -2zz बार 4x स्क्वायर। सही, 2 mod x। So your problem I changed to a calculus problem, f of x, and I also said x -1 to 1। किसी को याद आया कि सर ये ग्लोबल मिनिमम मैक्सिमम का प्रॉब्लम आ गया कि सर हम लोग तो कैलकुलस पढ़े हुए लोग हैं, तो अब तो हम इस तरह के क्वेश्चन का बहुत अच्छा सॉल्यूशन दे पाएंगे कि फाइंड ग्लोबल मिनिमम, फाइंड ग्लोबल मैक्सिमम। तो कुछ लोगों को आज भी याद है कि सर लुक फॉर क्रिटिकल पॉइंट, लुक फॉर एंड पॉइंट, उन्हीं में से जो लोएस्ट होगा वो मिन होगा, जो हाईएस्ट होगा वो मैक्स होगा। गॉट इट? और जब क्रिटिकल पॉइंट पर जाओगे तो मॉड को खोलना पड़ेगा, -1 से 0, 0 से 1, डिफरेंशिएट करके देखना कि सर कहां डेरिवेटिव 0 आ रहा है, कहां डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड आ रहा है। तो एक नॉट डिफाइंड तो 0 पर ही आ जाता है कि सर एक क्रिटिकल पॉइंट तो 0 है, और देखना और क्रिटिकल पॉइंट तुमको मिलेंगे। कर लोगे ना कि सर इस बहाने बहुत दिनों से मैक्सिमम मिनिमम ग्लोबल मैक्स ग्लोबल मिन का प्रॉब्लम नहीं किया था, इसके थ्रू रिवाइज हो जाएगा नहीं? आज भी याद होगा कि सर वो एंड पॉइंट चेक करने होते थे और
क्रिटिकल पॉइंट चेक करने होते थे। डन। फाइव सेकेंड्स क्विकली। एक प्रॉब्लम और था, है ना? डन। क्वाड्रेटिक az स्क्वायर bz प्लस सी, इसके दो रूट z1 एंड z2, मॉड ए इक्वल बी इक्वल सी, एंड किसी एक रूट का मॉड 1 है। इतना इंफॉर्मेशन नोन है, सही है? तो प्रूव करो बी स्क्वायर बराबर ए सी, ये प्रूव करो। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में सबको आइडिया यही आया होगा कि ये क्वेश्चन सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट की हेल्प से होगा। चलो मैं अपने प्रूव दैट को ये विजुलाइज कर लेता हूं। अब जो लोग ध्यान से देखेंगे वो और विजुलाइज कर गए, अरे सर ये तो बुद्धू बना दिया, माइनस बी बाई ए सी बाई ए। मैंने कहा ना सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट मदद कर जाएगा। तो पूरा डायरेक्शन यहां से आ गया कि यार कुछ मैनिपुलेशन करके z1 प्लस z2 होल स्क्वायर बराबर z1 z2 प्रूव करना है ना? अब चलो इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। मॉड z1 1 है, तो तुमने कहा सर यहां मॉड लीजिए, ये भी 1 आ गया क्योंकि मॉड सी बराबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो मानते हो इससे मॉड z2 भी 1 आ गया। अब तो तुम स्मार्ट हो कि सर z1 प्लस z2 पर तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, एंड मुझे इस कंडीशन का यूज भी करना है। तो तुम्हारे मन में आया कि सर यहां भी मॉड ले लीजिए, इस स्टेप पर भी। समझ के मैंने कैसे 1 लिख दिया। अब मानते हो तुम्हारा टारगेट है टू रिमूव मॉड, कि यार मुझे मॉड नहीं चाहिए क्योंकि आंसर में तो z1 प्लस z2 होल स्क्वायर है अपॉन z1 z2। तो तुमको लगा नहीं कि सर इसकी स्क्वायरिंग कर दीजिए, और बस स्क्वायरिंग लोग क्यों करते हैं? so that they can apply this। ये आइडिया मैं पहले भी यूज कर चुका हूं, रिमेंबर? कि सर अब आप कहोगे मॉड z1 1 है तो चलो इसको 1 बाई z1 लिख दो, मॉड z2 1 है इसे 1 बाई z2 लिख दो। मानते हो प्रॉब्लम इज डन। हो गया भाई सवाल। 5 सेकेंड्स। फाइव सेकेंड्स क्विकली।
ओके डन। हाँ चलो थोड़ा सा न्यू आइडिया देखते हैं। लेट्स नो द आइडिया ऑफ रोटेशन। ज्योमेट्री, हाउ टू अप्लाई ज्योमेट्री इन कॉम्प्लेक्स नंबर। एक प्रॉब्लम से तुमको आइडिया बताऊंगा कि कैसे आई अप्लाई द आइडिया ऑफ रोटेशन। चिंता मत करो, यहां कोई रोलिंग वगैरह नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं ना। इन अर्गेंट प्लेन a triangle having vertices at z1, at z2, at z3 मान लो, और ट्राइंगल की लेंथ भी दे दी 3, 4, 5। अब मेरा प्रॉब्लम क्या है? मेरा प्रॉब्लम है एक्सप्रेस z3 in terms of 1 and 2। ये क्वेश्चन है, ठीक। ठीक है। नाउ अब आइडिया देखो कि मैं क्या करता हूं। थोड़ा सा सरप्राइज हो रहा होगा कि कोई इक्वेशन तो है ही नहीं, क्वेश्चन को शुरू कैसे करें, कहां से प्रॉब्लम को शुरू करें, ठीक है। तो ज्योमेट्री है ना, तो व्हाट वी डू इज, हम लोग क्या करते हैं, कोई दो सेगमेंट उठाते हैं, दो सेगमेंट। प्रॉब्लम मॉड में नहीं पूछी है, प्रॉब्लम जेड में पूछी है कि रिलेशन जेड में निकालो। तो मैंने कोई एक साइड पिक किया, फॉर एग्जाम्पल बीसी साइड, फॉर एग्जाम्पल बीए साइड, ठीक। अब आई राइट 3 - 2। नाउ एज सून एज आई राइट 3 - 2, तो तुमको तुरंत क्लिक किया कि अरे सर ये तो वेक्टर बीसी लिख दिया आपने। वेक्टर बीसी डायरेक्शन टुवर्ड सी, है ना। तो हियर आई राइट 1 - 2। जिसका मन हो कि सर मैं तो 2 - 1 लिखूंगा, वो 2 - 1 लिख ले, क्वेश्चन हम उससे भी कर लेंगे, डोंट वरी। तो मैंने 1 - 2 लिखा। तो मानते हो तुम इसको भी पहचान गए कि सर इसका डायरेक्शन ए के टुवर्ड्स है। सही है बात, बीए वेक्टर बीसी वेक्टर। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू रिलेट, ये दो को इक्वल करने की कोशिश करने वाला हूं कि लेट अस मेक दीज टू वेक्टर्स इक्वल। सही। अब तुम जानते हो कि सर दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, जब उनका मॉड बराबर होता है, जब उनका डायरेक्शन बराबर होता है। सही। तो तुमने मुझे वेक्टर्स में देखा होगा इस आइडिया को यूज करते हुए कि सर मॉड इक्वल करने का सबसे अच्छा तरीका होता है यूनिट वेक्टर। दोनों को यूनिट वेक्टर बना दो तो मॉड अपने आप बराबर हो जाएगा 1। तो यूनिट वेक्टर बनाना तुमको आता है कि सर वेक्टर को उसके खुद के मॉड से डिवाइड कर दो 3, 4। यहां तक बात क्लियर। लेकिन मानते हो सर अभी भी ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं हुए, क्योंकि मॉड तो चलो मैच कर गया लेकिन डायरेक्शन तो सेम नहीं है ना यार। समझ पा रहे हो बात को? तो अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ ऐसा करो कि दोनों के डायरेक्शन सेम हो जाए, ठीक। तो अब बात को ध्यान से सुनना।
मैं किसी एक वेक्टर को, फॉर एग्जांपल बी ए वेक्टर को अगर मैं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूं अबाउट बी, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो मानते हो इसका डायरेक्शन बीसी के डायरेक्शन से मैच कर जाएगा, राइट? तो अब पहले तुम स्टेप रटना, रीजन मैं बाद में दे दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो पहले एज ए स्टेप कि सर ऐसा करते हैं, है ना? तो जिस भी क्वांटिटी को तुम कह रहे हो ना कि मैं रोटेट करूंगा, उस क्वांटिटी को वी मल्टीप्लाई, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर आई ऑफ बाई वॉट एवर एंगल यू रोटेट। ठीक है, अब रोटेशन में वही कंसेप्ट कि सर एंगल जो है ना, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो एंगल को लेते हैं प्लस, और अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे, क्लॉकवाइज, तो एंगल को लेते हैं माइनस। रटना है कन्वेंशन, मैंने कहा ना आई विल एक्सप्लेन लेटर। ठीक, पहले एज ए टेक्निक इसको समझ लेते हैं कि अरे सर ऐसा करते हैं, क्यों करते हैं वो अभी पता पड़ जाएगा। तो आई एम गोइंग टू रोटेट दिस बाई पाई बाई 2, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। तो लोग कहेंगे सर आप जो टेक्निक बता रहे हो, जिसको रोटेट करते हैं उसको मल्टीप्लाई करो, और क्योंकि आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है तो एंगल शुड बी पॉजिटिव। अब ऐसा करने से इन दोनों के डायरेक्शन मैच हो जाएंगे, नाउ टू बिकम इक्वल। ठीक है, अब फट से बात को समझ लेते हैं कि यार ये इंटू ई की पावर आई पाई बाई 2 करने से डायरेक्शन कैसे मैच कर गया। तो जिसको थोड़ी भी अकल है वो कहेगा सर z1 माइनस z2 वेक्टर जो है, वेक्टर जो होता है यूनिट वेक्टर मॉड इंटू ई की पावर, मॉड तो इसका 4 है, और आपने एंगल डायग्राम में दिखा दिया थीटा है। सही, अगर आपने बाई 4 थीटा मल्टीप्लाई पाई बाई 2, सिंपल मैनिपुलेशन समझ पा रहे हो? सही, तो तुमको लगता नहीं कि ये जो नंबर है इसका आर्ग्यूमेंट थीटा से पाई बाई 2 मोर हो गया? तुमको लगता नहीं कि सर ये जो आपने बीसी वेक्टर लिखा था इसका आर्ग्यूमेंट वाकई में थीटा प्लस पाई बाई 2 ही तो था? इसका मतलब जो भी आपने किया बिल्कुल सही किया कि यस देयर डायरेक्शंस विल नाउ मैच। मॉड तो पहले ही मैच हो गए थे, नाउ देयर डायरेक्शंस ऑल्सो मैच। तो अब तुम इस स्टेप को रट लेना कि सर हमेशा रोटेशन कैसे लगाते हैं, कोई दो सेगमेंट पिक करते हैं, फिर दोनों को इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं, और इक्वल बनाने का तरीका क्या बताया, मेक देम यूनिट वेक्टर्स, देन किसी एक को रोटेट कर दो, तो जिसको रोटेट करो उसको ई की पावर आई एंगल, और एंगल में साइन स्कीम बता दी कि भाई अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो एंगल पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो एंगल नेगेटिव। रिमेंबर द स्टेप। मेरे ख्याल से प्रॉब्लम हो गया कि सब बस ठीक है, इतना ही बहुत है। आ गया ना रिलेशन बिटवीन 1 2 एंड 3 क्विकली? अब ये आइडिया तुम्हारे बहुत ज्यादा काम का आइडिया होने वाला है। सही,
Done? Okay. Now let's remember some formulae, that is section formula. टू पॉइंट 1 2 इंटरेस्टेड इन हो गया? हो गया भाई, ठीक। अभी आई थिंक स्टार्ट हो गई होगी, जल्दी से यस बोलो। नाउ फाइन, हाँ, ओके। तो वन वेक्टर ZP माइनस Z1 एंड वन वेक्टर 2 माइनस P। तो तुम समझ गए ना कि टू वेक्टर्स को इक्वल कर रहा हूं, मेक देम यूनिट वेक्टर। नाउ मेक देयर डायरेक्शन सेम। तो मानते हो कि सर ऑलरेडी आपने वेक्टर इंटेलिजेंटली लिखे हैं, देयर डायरेक्शंस ऑलरेडी मैच। एपी वेक्टर, पीबी वेक्टर, देयर डायरेक्शंस आर ऑलरेडी सेम, तो नो नीड टू रोटेट। समझ गए? नाउ आई थिंक AP अपॉन PB M अपॉन N। बस अब तुम करोगे रीअरेंज तो योर आंसर विल कम आउट कि दिस कम्स आउट टू बी द आंसर। ठीक है? अब तुम सिमिलर आइडिया से Q के बारे में सोच सकते हो कि सर टू ऑब्टेन Q, तो डेफिनेटली यू वुड लाइक टू मेक यूज ऑफ कि सर AQ और BQ का रेशियो मुझे पता है, तो लेट्स कंसीडर AQ वेक्टर, लेट्स कंसीडर BQ। अब तुम समझ रहे हो कि सर आप चालाकी से वेक्टर ले रहे हो, आप ऐसा वेक्टर चूज कर रहे हो कि डायरेक्शन उनका पहले से ही सेम है। अरे कौन रोटेट करेगा? वैसे चिंता मत करो, अगर किसी ने इसको 2 माइनस Q लिख दिया तो फिर वो कहेगा सर पाई एंगल से रोटेट कीजिए, तो फिर उसको e की पावर आई पाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और e की पावर आई पाई की वैल्यू तो -1 होती है। ठीक, तो चिंता मत करो, हम जो भी करेंगे उससे क्वेश्चन हो जाएगा। अपॉन AQ BQ, I am using the idea of rotation. I think you are understanding my point. Fine. AQ upon BQ, M upon N. Now, if you rearrange properly, you will get the answer. कि सर वही आंसर आता है जो हमें पता था। इंटरनल रेशियो, एक्सटर्नल रेशियो। ठीक है? अब मैं कुछ रिजल्ट्स तो बोर्ड में लिखना तक प्रेफर नहीं करूंगा कि सर वही रिजल्ट जो वेक्टर में, जो कोऑर्डिनेट में पढ़े थे, कॉम्प्लेक्स में भी होंगे। ट्रायंगल का वर्टिसेस Z1 Z2 Z3, देन व्हाट इज इट सेंट्रॉइड 1 + 2 + 3/3। ठीक, व्हाट इज इट्स इन सेंटर AZ1 + BZ2 + CZ3 अपॉन A + B + C। व्हाट इज एक्स सेंटर? सर A को -A कर दीजिए I1, B को -B कर दीजिए I2, C को -C कर दीजिए I3 इन द फॉर्मूला ऑफ I। बिल्कुल सब तुमको सही याद है। ऑर्थो सेंटर, सर ये वही यूजलेस फॉर्मूला है जो कभी काम नहीं आया। tan A इंटू Z1 प्लस tan B इंटू Z2 प्लस tan C इंटू Z3 अपॉन tan A प्लस tan B प्लस tan C। सरकम सेंटर, सर ये तो उससे भी ज्यादा यूजलेस और बड़ा यूजलेस sin 2A इंटू Z1। काश वो IIT वाले कहीं किसी प्रोफेसर ने सुन लिया हो कि यार ये बंदा कह रहा है यूजलेस, चलो अब यही सवाल डालेंगे। नहीं ठीक, sin 2A Z1 प्लस sin 2B Z2 प्लस sin 2C
Z3 अपॉन साइन 2A प्लस साइन 2B प्लस साइन 2C। इजी कि हाँ सर ये फॉर्मूला मेरे को आज भी याद है ना? तीसरी बार सुन रहे हैं ना? फाइव सेकेंड्स टू, नहीं चलो 30 सेकेंड्स दिए, डाइजेस्ट कर लो। ठीक, चाहो तो कॉपी में लिख लो जो मैंने बोल दिया। जल्दी से यस लिख दो जब हो जाए कॉपी। यस का वेट कर रहा हूं। डन। एम्प्टी बोर्ड, अच्छा नहीं वो एम्प्टी बोर्ड तो सही था, बोर्ड तो एम्प्टी था। यहाँ के लोग एम्प्टी बोर्ड में भी पढ़ लेते हैं, है ना? एक तरफ जो है कोई बंदा सब कुछ दे देता है, सॉल्यूशन, प्रिंटेड सॉल्यूशन, डिटेल्ड सॉल्यूशन, और एक बंदा है कि सर डिक्टेट कराते हैं, बोर्ड पे सब लिखते ही नहीं, मिटा देते हैं, पीडीएफ हटा देते हैं। नहीं, ठीक है। नाउ one more concept I want you to remember, that is condition of perpendicularity. A segment AB joining 1 2 and a segment CD joining 3 and 4, सही है? हाँ, हैंड रिटन नोट्स देते हैं। अब ये बात अलग है कि वो हैंड रिटन नोट खुद के उठा देने के बजाय पता पड़ा किसी और टीचर के दे दिए। ठीक है ना, ये भी कॉमन प्रैक्टिस है। AB परपेंडिकुलर टू CD, so I want to know कंडीशन। तो इसका कंडीशन निकाल के अपन रटेंगे, ठीक है? तो तुम तो जानते हो मुझे ज्योमेट्री की जब भी बात होती है, देयर आर नो इक्वेशंस, तो मेरे दिमाग में बस एक ही बात आती है कि यार अप्लाई रोटेशन, इसके अलावा तो कोई थॉट प्रोसेस होगा ही नहीं। तो तुम जानते हो कि मैं दो सेगमेंट पिक करूंगा और फिर उन दोनों को बराबर करने की कोशिश करूंगा। 1 - 2, 3 - 4। मेरे ख्याल से तुमको डायरेक्शन की समझ तो है कि हाँ सर सब समझ में आ रहा है कि डायरेक्शन किधर के टुवर्ड्स है। I think let's make them equal. चलो भाई रोटेट करो। मेरे ख्याल से BA को 90 एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, नहीं? e⁻i π/2 got this. I think by rearrangement 1 - 2, 3 - 4, I collected Z। मामूली सा रीअरेंजमेंट कर रहा हूं, नथिंग एल्स। I think this is I, 1/I। चिंता मत करो, तुमसे ये नहीं रटवाऊंगा। अब बताता हूं कि मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं टू रिमेंबर। इज प्योरली imaginary। This is what I want you to remember। ये रटना है, रटने में इजी भी है ना,
कि सर जो दो सेगमेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ना उनका रेशियो, और बिल्कुल दिमाग मत लगाओ कि यार 1-2/3-4 था या 3-4/1-2 था। बिल्कुल दिमाग मत लगाओ कि 1-2 था कि 2-1 था, ये सब मत सोचो। इजी है ना टू रिमेंबर। तुम चाहो तो इसका एक स्टेप आगे भी बढ़ सकते हो कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर विच आर प्योरली इमेजिनरी, उनका रियल पार्ट 0 होता है, एंड रियल पार्ट इज नथिंग बट z प्लस z बार, बेचारा 2 टाइम्स रियल पार्ट होता है। नहीं, कोई बात नहीं, रियल पार्ट 0, 2 टाइम्स रियल पार्ट भी तो 0 हो गया। गॉट द आइडिया? सही है ना? तो फ्रॉम हियर आई कैन इंप्लाई। अब बस एक कंडीशन और रट लेते हैं, पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल को भी इसी स्लाइड में ही निपटा देते हैं। कंडीशन फॉर ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, आई वॉन्ट कंडीशन फॉर इट। बिल्कुल सही दीपमन। तो आई थिंक फिर से वही करोगे तुम कि सर 1-2, 3-4, तो लोग समझ गए कि सर आप तो रोटेट करने की भी जरूरत नहीं है। सही। डायरेक्ट लिख दो प्योरली रियल। ये सब मैं प्रॉब्लम्स में यूज करूंगा, ध्यान रखना। अब तुम चाहो तो यहां से एक स्टेप फिर आगे मूव कर सकते हो कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल का इमेजिनरी पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट होता है z माइनस जेड बार अपॉन 2i। तो अगर उसे 0 करोगे सही है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल विल फर्दर इंप्लाई दिस। क्वेश्चंस तो ले ही नहीं पाया मैंने, कुछ एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिख देता हूं, तुम ट्राई करके आना। तो एक तरह से तुमको क्लास में अटेम्प्ट करने का टाइम मुझे नहीं देना पड़ेगा, एक बार सोच के आना। कुछ क्लिक करे तो ठीक, नहीं क्लिक करे तो कोई बात नहीं। अरे होमवर्क क्या करना है अपने को, प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई, कौन सी शीट बाकी है? मैं तो टॉपिक से भूल गया। कोई बताओ यार कि सर किसकी शीट बाकी है? नहीं बताओगे? कोनिक सेक्शन, पैराबोला एंड एलिप्स, रीजनिंग बाकी है ना। मेरे ख्याल से एडवांस का सिलेबस में तो कोई चेंज हुआ नहीं है। नहीं, तुम लोग को तो अच्छे से ज्ञान है इस बात का कि सर शीट खत्म होने के बाद कौन सा आप हमको दोबारा पढ़ाओगे, है ना। दोबारा तो आप पढ़ाओगे नहीं कुछ कि फर्स्ट मेंस के बाद फिर पढ़ाएंगे, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। ओनली प्रॉब्लम्स, वो भी एजम्पशन लेके कि तुमको सब आता है, तुमने शीट पूरी की हुई है, इस एजम्पशन से पढ़ाओगे तो आपका लेवल अभी जितना है आफ्टर फर्स्ट मेंस इतना हो जाएगा। नहीं तो जो लोग खुद से धोखा नहीं चाहते हैं
वो लोग मेरी बात को मान के चल रहे होंगे। तो पहले अपन कोनिक करते हैं। तो पैराबोला की शीट तुम्हारे पास है ना? तो एक काम करो, तुमने लोनी तो अच्छे से की हुई है। अब तुम एक काम करो, सीधा जेईई एडवांस में जंप कर जाते हैं। ठीक है कि सर पैराबोला की वो एडवांस की एक्सरसाइज देखना, आई थिंक थर्ड एक्सरसाइज है ना? सही कहा ना मैंने? नहीं, रीजनिंग भी अपन डिस्कस करेंगे बट आफ्टर कोनिक, है ना, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो एक्सरसाइज 3 पूरी नहीं डिस्कस कर पाऊंगा। फर्स्ट क्लास में आई विल ओनली डू 15 प्रॉब्लम। ओके, तो तुम पैराबोला की लास्ट एक्सरसाइज पर सीधा एंटर कर जाओ। ठीक है, तो फर्स्ट आई विल डू पैराबोला, देन आई विल डू एलिप्स, जेई एडवांस। ठीक है, क्योंकि एलिप्स अच्छे ओ हमने लोनी कर ली ना ढंग से। एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टू रीजनिंग। भाई जेई एडवांस में तो आ ही सकता है ना, तो करना तो पड़ेगा। हम लोग सबकी तरह थोड़ी जा सकते हैं कि सर डोंट फॉलो अदर्स, नहीं। क्या पता इसी साल जेई एडवांस रीजनिंग का क्वेश्चन डाल दे, क्योंकि सिलेबस में मेंशन्ड है एडवांस के। ठीक, मैथमेटिकल रीजनिंग। मैं शॉर्ट नोटेशन में लिख दूं, तुम समझ जाओगे, है ना, कि क्या मतलब है इसका। इसको तुम स्लाइड को वापस करके देख लेना, है ना, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चंस लिख रहा हूं। ठीक है, तुम तो वापस देख सकते हो ना। थोड़ा कंस्ट्रक्शन से एक्सप्लेन कर रहा हूं प्रॉब्लम। एक ट्राइंगल है हैविंग वर्टिसेस 1 2 3, whose circumcenter is origin, ठीक, फ्रॉम वर्टेक्स ए परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मीट सर्कम सर्किल एट डी,
whose representation ZD. Prove that complex representation of D is -23 upon 1. ठीक है, लैंग्वेज समझ में आ गया ना? इसको कॉपी कर लो, पिछली स्लाइड ओपन करके चला जाऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, फिर तुम नोट करते रहना। इसे कॉपी कर लो पहले। ट्राइंगल के वर्टिसेस नोन है, सर्कम सर्कल, सर्कम सेंटर ओरिजिन है, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मीट सर्कम सर्किल एट डी। तुमको प्रूव करना है कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ डी विल बी दिस। ठीक, एक और लिखूंगा, वो भी फास्ट लिख लोगे क्योंकि वो भी कंस्ट्रक्शन से प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। 5 more seconds क्विकली। कॉपीड है ना? इन सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है ना। मैंने कहा ना तुमको क्लास में अटेम्प्ट करने का टाइम मुझे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब गिवन इंफॉर्मेशन और हर एक पॉइंट का कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन डायग्राम में बना हुआ है। इसे भी क्विकली कॉपी कर लो। 15 seconds। अरे गधे, पैराबोला में एक ही एक्सरसाइज में मेंस और एडवांस दोनों कवर्ड है। ठीक है, कॉपीड। बस एक आखिरी सवाल और कॉपी करना है। जेईई 97 का क्वेश्चन भी करके लाओ यार। इसको भी साथ में मेरे फास्ट कॉपी करो, है ना?
एक आखिरी और लिख देता है ना, कर लो, कॉपी कर लो, स्लाइड चेंज नहीं करूंगा, डोंट वरी। मेरे ख्याल से ये लैंग्वेज समझ गए ना, ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ए इज एनी रियल। बस इतने क्वेश्चंस तुमको घर से ट्राई करके आने हैं, ठीक है? चलो भाई, गुड नाइट, जय हिंद।